आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव के दिसंबर महीना के मंथली असेसमेंट के कंप्लीट सॉल्यूशन को करने वाले हैं। और ये जो आपका मंथली असेसमेंट होने वाला है ये 40 नंबर का होगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से देख लेते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है पैसेज का। तो सबसे पहले आप इस पैसेज को पढ़ लीजिए और यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर आप इस पैसेज को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ना तो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर एक क्वेश्चन का आप आंसर बहुत ही आसानी से दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो पैसेज है थोड़ा सा देखिए क्या है कि जीवन में उत्साह का बहुत महत्व है। उत्साह एक मनोभाव है। जो भी होगा आप पढ़ लीजिएगा सर। मतलब यहाँ पर ये जो पैसेज है ये उत्साह के बारे में है। ठीक है, ये उत्साह के बारे में ये पैसेज हमें दिया गया है। यहाँ पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मन का एक भाव है। तो उत्साह क्या है, तो उत्साह एक मनोभाव है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल सही होगा। उत्साह इसका सही आंसर हो जाएगा। एक का क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि निम्न में से कौन सा गुण एक उत्साही में होता है। यहां पर साफ साफ बोला जा रहा है कि उत्साही वह मनोभाव है जो उसके सतत धैर्य और आशा के संबल का प्रवाह करता रहता है। और यहाँ पर देखिए एकाग्रता भी दिया गया है। मतलब यहाँ पर धैर्य भी होगा, एकाग्रता भी होगा और आशा भी होगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए कि बहुत से व्यक्ति मैच खेलने या परीक्षा देने के समय से बहुत पहले ही पहुंच जाते हैं। इसका कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि बहुत से व्यक्ति मैच खेलने या परीक्षा देने के समय से बहुत पहले ही पहुंच जाते हैं। यह उनके भीतर लक्ष्य के प्रति उत्कट उत्साह का द्योतक है। मतलब उत्साह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए उत्साह है कहीं पर, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछा गया है, आप इसी प्रकार से बताएंगे। तो यहाँ पर 1 का हो गया बी, 2 का हो गया डी और 3 का भी हो गया आपका डी। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि अभिमुख शब्द का पर्याय है। तो यहाँ पर क्या है कि आगे की ओर बढ़ना, अग्रसर होना, प्रगति करना। देखिए तीनों का मतलब एक ही होता है। आगे की ओर बढ़ना मतलब क्या हुआ, अग्रसर हो रहा है, यानी वो प्रोग्रेस कर रहा है, प्रगति कर रहा है। तो मतलब इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कि उपरोक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। ये जो गद्यांश है, जो पैसेज है, किसके बारे में है, उत्साह के बारे में है। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्साह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सर, यहाँ पर जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में पहला छापा खाना कहाँ स्थापित हुआ। तो ये आपका स्थापित हुआ था गोवा में। कब हुआ था, याद रखिएगा 1556 में। कब, 1556 में स्थापित हुआ था, गोवा में स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है। तो मीडिया को कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहां से हुआ। तो यह आपका हुआ है कलकत्ता में। कहां हुआ है, कलकत्ता में हुआ है। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि रेडियो जनसंचार का कौन सा माध्यम है। देखिए रेडियो जो है, रेडियो में क्या करते हैं हम लोग, कोई भी चीज को, जैसे कोई गाना सुनना है, कोई न्यूज है, तो हम लोग क्या करते हैं, ओनली फॉर सुनते हैं। उसमें हमको कुछ दिखाई देता है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, केवल हमको क्या होता है, सुनाई पड़ता है। तो बस श्रव्य हो गया, श्रव्य यानी कि केवल सुनाई पड़ेगा। अगर दिखाई भी देगा तो बोलते दृश्य, और श्रव्य और दृश्य दोनों होगा तो मतलब दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा। ये आपका होता है टेलीविजन यानी कि टीवी। आप टीवी देखे होंगे घर में, तो टीवी में आपका क्या होता है, दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। तो यहाँ पर रेडियो जो जनसंचार का कौन सा माध्यम है, जिसका सही आंसर हो जाएगा श्रव्य माध्यम। ठीक है, तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि भारत में पहला छापा खाना कब खुला। मैंने अभी आपको बताया 1556 में खुला था। तो 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1556 कहाँ खुला था, इसको भी याद रख लीजिएगा, गोवा में। कहाँ सर, तो गोवा में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि निम्नांकित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में दें। अब यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन है और यहाँ पर मैं आपको केवल 4 क्वेश्चन से बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब आपको 4 ही प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है क्या है कि प्रेमचंद के किन्हीं 5 रचनाओं के नाम लिखे। यहाँ पर तो मैंने बहुत सारा लिख दिया, लेकिन आपको परीक्षा में मात्र मतलब जो आप बनाइएगा ना मंथली असेसमेंट वाला, उसमें मात्र आपको 5 लिखना है। क्या क्या है, गबन है, कर्मभूमि है, गोदान है, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला,
कायाकल्प, तो आप मात्र 5 लिख दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सूरदास की रचनाओं के नाम लिखे, तो सूरसागर, क्या है, सुरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और बयाहलो। ठीक है। अरे इन दोहुन रा न पाई से कबीर का क्या आशय है? तो क्या बोला जा रहा है, ये जो पंक्ति है इस पंक्ति का अर्थ क्या है कि कबीर जी इस पंक्ति में हिंदुओं और मुसलमानों के लिए बोल रहे हैं। उनका अर्थ है कि ये दोनों धर्म आडंबरों में उलझे हुए हैं, उन्हें सच्ची भक्ति का अर्थ नहीं मालूम है, धार्मिक आडंबरों को धर्म मानकर चलते हैं। कबीर के अनुसार ये दोनों भटके हुए हैं। ठीक है सर, तो ये हो गया इसका राइट आंसर। पद्माकर की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखें, तो क्या क्या हो गया कि पद्माभरण, रम रसायन, गंगा लहरी, हिम्मत बहादुर, बिरुदावली, प्रताप सिंह बिरुदावली। ठीक है। प्रबोध पचासा मुख्य रचनाएं हैं। ठीक है। और कविराज शिरोमणि की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया है। देखिए पद्माकर जी को क्या बोला जाता है, कविराज शिरोमणि। ठीक है, कविराज शिरोमणि बोला जाता है सर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये हो गया राइट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नांकित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपके पास कुल मिलाकर 5 प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 4 क्वेश्चंस का आंसर बताने वाला हूँ, तो आप लोग बने रहें। देखिए एक एक करके। पहला क्वेश्चन क्या है कि हामिद के अतिरिक्त ईदगाह कहानी के किस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया है? ठीक है, और क्यों? तो ईदगाह कहानी में हामिद के अतिरिक्त बूढ़ी अमीना ने हमें सर्वाधिक प्रभावित किया है। अब देखिए ये जो हामिद जो अमीना जी, जो अमीना है ये क्या है, हामिद का दादी है। ठीक है, हामिद का दादी, वह गरीब और बूढ़ी है, उसके बेटा बहू समाप्त हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में वह अबोध बालक हामिद की पूरी देखभाल करती है। वह उसे खुश रखने के लिए झूठ का भी सहारा लेती है। वह कपड़ों की सिलाई करके घर का खर्चा चलाती है। ईद के दिन उसे सिवैयाँ पकाने की चिंता रहती है। वह हामिद से बहुत अधिक स्नेह रखती है और उसे दुआएं देती है। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। मतलब ये जो ईदगाह चैप्टर है इसमें मतलब जो सर्वाधिक मतलब जो सबसे अधिक मात्रा में जो प्रभावित करने वाला जो पात्र है कौन है, तो बूढ़ी अमीना जी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का ये हो गया आपका आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 के खेल में कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए क्या क्या तर्क दिए? तो देखिए खेल में कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने डांटते हुए ये तर्क दिए। क्या बोलता है कि तुम्हारी हार हुई है और तुम नाराज हो रहे हो, यह गलत है। तुम्हारी और हमारी जाति सबकी समान है, खेल में सभी समान होते हैं। तुम हमारे पालक नहीं हो, अतः तुम्हें हमें यह अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। तुम यदि खेलते समय बेईमानी करोगे तो कोई तुम्हारे साथ नहीं खेलेगा। तो बस यही सब चीज बोला जा रहा था, बस हो गया इसका आंसर। आगे देखिए सर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि आपके अनुसार सिद्धेश्वरी के झूठ 100 सत्यों से भारी कैसे? देखिए क्या है कि सिद्धेश्वरी ने जो भी झूठ बोले वो अपने परिवार के मध्य एकता, प्रेम और शांति स्थापित करने के लिए बोले थे। उसके झूठों में किसी प्रकार का स्वार्थ विद्यमान नहीं था। उसके झूठ एक भाई का दूसरे भाई के प्रति, बच्चों का पिता के प्रति तथा पिता की बच्चों के प्रति आपसी समझ और प्रेम बढ़ाने के लिए बोले गए थे। इस तरह वह परिवार को मुसीबत के समय एक बनाए रखने का प्रयास करती है। अतः उसके झूठ 100 सत्यों से भारी है। झूठ वह कहलाता है जिससे किसी का नुकसान हो। इन झूठों से किसी का नुकसान नहीं था। परिवार को जोड़े रखने का ये माध्यम थे। ये झूठ अच्छी भावना लेकर बोले गए थे, अतः ये 100 सत्य से बहुत अच्छे हैं। ठीक है सर, ये जो सिद्धेश्वरी जी ने जो झूठ बोला है ये 100 सत्यों से भी भारी है। मतलब यहाँ पर इसका हो गया ये उत्तर। आगे देखिए सर अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 5 साल बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात किन परिस्थितियों में और कहाँ होती है? देखिए 5 साल पहले दोनों दोस्त बेरोजगार थे। 5 साल बाद एक दोस्त देखता है कि मंच पर एक साधु भाषण दे रहा है। सब उसका भाषण बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और लोगों को अंधकार का डर दिखाकर ज्ञान के प्रकाश में आने के लिए कहता है। उस साधु के बात सुनकर पहला मित्र हंस पड़ता है। जब उसके निकट आ जाता है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसका पुराना मित्र है जिसने उसे 5 साल बाद मिलने का वादा किया था। इस प्रकार अचानक दोनों एक दूसरे से मंच पर मिलते हैं। एक साधु बना होता है और दूसरा टॉर्च बेचने वाला। ठीक है सर, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास कि निम्नांकित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 80 से 100 शब्दों में दे। और यहाँ पर कुल मिलाकर हमारे पास 3 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको मात्र 2 क्वेश्चन का ही आंसर बताने वाला हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि दोपहर का भोजन कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे गरीबी की व्यवस्था झांक रही हो। ठीक है, कहानी के ऐसे प्रसंग जिनसे गरीबी की व्यवस्था दिख रही हो इस प्रकार है। ठीक है, क्या देखिए कि रामचंद्र को खाने में 2 रोटियां देती है और यह जानते हुए भी कि घर में खाने को कम है
वो रामचंद्र से बार बार और रोटी लेने के लिए पूछती है, परंतु रामचंद्र को यह ज्ञात होता है कि घर में खाना नहीं है, इसलिए वो रोटी लेने से मना कर देता है। मोहन बदमाश है, परंतु उसे भी यह ज्ञात है कि घर में खाने को नहीं है और माँ दिखावा कर रही है, इसलिए वह भी और रोटी लेने से इनकार कर देता है। सिद्धेश्वरी अपने पति को भी और रोटी लेने को बोलती है, परंतु वह भी उसे मना कर देते हैं, लेकिन फिर भी सिद्धेश्वरी उन्हें आधी रोटी दे देती है। इसके बाद वह सिद्धेश्वरी से गुड़ का शरबत बनाने को कहती है और उसे ही पीकर अपना पेट भर लेते हैं। चारपाई पर बीमार बच्चा भूखा था, यहाँ पर भूखा नहीं भूखा हो जाएगा, ठीक है, भूखा लिखिएगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, भूखा था और रो रहा था। सिद्धेश्वरी उसे भी एक रोटी दे देती और सिद्धेश्वरी के लिए कुछ नहीं बचता, वह बस पानी ही पीकर अपना पेट भर लेती है। देखिए सर, गरीबी का कितना व्यवस्था यहाँ पर झक रहा है, ठीक है सर। तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर हमारा कहानी खत्म, ठीक है। क्या देखिए कि कबीरदास का परिचय दीजिए। तो कबीर या कबीर साहिब जी 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। कबीर साहिब का लगभग 14वीं से 15वीं शताब्दी जन्म स्थान जो है कहाँ है, काशी है, उत्तर है। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में परमेश्वर की भक्ति के लिए एक महान प्रवर्तक के रूप में उभरे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनका लेखन सिखों, ठीक है, के आदि ग्रंथ में भी देखने को मिलता है। वे हिंदू धर्म और इस्लाम को न मानते हुए धर्म एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की। उनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों ने उन्हें बहुत प्रताड़ित किया। कबीर पंथ नामक धार्मिक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें मस्त मौला कहा, ठीक है सर। तो यहाँ पर हमारा देखिए जो दिसंबर का जो मंथली असेसमेंट का जो भी क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन यानी कंप्लीट आंसर बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सर वीडियो को लाइक कर दीजिए। और देखिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सके आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हर एक के पास ये वीडियो पहुंच जाए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटा भी दबा दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।